जी बिल्कुल, इमरान खान साहब को शायद इस बात के इशारे मिल गए हैं कि जो जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी हुई है वो इस सारे मामले में वो जुड़ रहे हैं। और इस बात के अगर आप इस सारे मामले की जो टाइम लाइन है उसको देखें और तहकीकात के हवाले से जो हमें हमारे ज़राए ने बताया है उसमें ये बात वाज़े तौर पे पता लगती है कि जो फैज़ हमीद हैं वो इमरान खान से एक ब्रिज के ज़रिए, एक तीसरे फ़र्द के ज़रिए राब्ते में थे और वो फ़र्द हमारी मालूमात के मुताबिक वो जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे। ऐसे शवाहिद मिले हैं जिससे ये बात इस्टेब्लिश होती है कि इन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ था, राब्ता भी था और पैगाम रसानी भी हो रही थी। ये जो ताल्लुक़ और राब्ता था ये इमरान खान साहब की ज़ाहिर पोजीशन है एक, और इमरान खान साहब अंडर द रेडार थे और इसलिए ये ताल्लुक़ और राब्ता जो बराह रास्त नौयत का नहीं था, ये ताल्लुक़ और राब्ता इनडायरेक्ट था। हमें जो ज़राए बताते हैं और वो दावा करते हैं कि दोनों के दरमियान पैगाम रसानी भी थी और एतमाद बाहमी इतना था कि वो एक दूसरे को मशवरे भी देते थे। पर्टिकुलरली जो ज़्यादातर मशवरे हैं वो इमरान खान साहब रिसीव करते थे। देखिए, इमरान खान साहब का बयान अपनी जगह मगर हकीकत ये है कि फैज़ हमीद साहब इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के चीफ थे और उनके पास ऐसी मालूमात थी, बल्कि आप ये कहें कि उनके पास मालूमात का एक समंदर है। जो वो कहते हैं ना कि ज़िंदा हाथी लाख का और मरा हुआ 1.25 लाख का होता है। तो जो रिटायर्ड चीफ थे और रिसेंटली रिटायर्ड हुए थे, वो ज़्यादा पुराने भी नहीं थे, उन्हें ना सिर्फ ये कि आईएसआई की वर्किंग का पता था कि आईएसआई किस तरह वर्क करती है, बल्कि उनको आईएसआई के पास जो मालूमात थी पॉलिटिकल लैंडस्केप के हवाले से या रीजनल लैंडस्केप के हवाले से, या फिर आईएसआई की जो कैपेसिटी थी मुख्तलिफ चीज़ों को मॉनिटर करने की, उसकी पूरी डिटेल मौजूद थी। और जब आपके पास कोई पूरी डिटेल होती है, निज़ाम की पूरी डिटेल होती है, तो आप निज़ाम को ब्रेक करने की सलाहियत भी रखते हैं जब आपके पास पूरी मालूमात होती है। तो जो फैज़ हमीद साहब थे उनके पास चूँकि पूरी मालूमात थी, पॉलिटिकल मालूमात भी थी और इंस्टीट्यूशन की मालूमात भी थी, लिहाजा उनके पास पूरी इस बात की कैपेसिटी थी कि वो सिस्टम को डॉज करके जो राब्ते हैं जिनसे वो रखना चाहते हैं वो रखें, और शायद उन्होंने रखे भी। इस हवाले से मुख्तलिफ शवाहिद तो यही बताते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात बड़ी अहम है कि जो फैज़ हमीद साहब हैं उनकी तरफ से अभी तक कोई बात सामने नहीं आ रही। मैंने ज़ाती तौर पर उनकी फैमिली से रब्ता करने की कोशिश की है और जानना चाहा है कि अगर वो कोई मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो वो ज़रूर आएँ, क्योंकि अभी तक जो कहानी मीडिया के ऊपर चल रही है वो तो एक एकतरफा ट्रैफिक चल रही है कि एक प्रेस रिलीज आ गई है, उसके ऊपर मुख्तलिफ एंकर्स भी और जर्नलिस्ट भी आके एक ही बंदे को टारगेट कर रहे हैं। जब वो बंदा पावर में था तो ये लोग हाथ मिलाते हुए थकते नहीं थे, हमारे बहुत सारे साथी, लेकिन जब वो पावर से हटा है तो अब सारे अपने अपने कहानियाँ लेते। सिर्फ एक साहब थे जो फैज़ हमीद साहब के साथ बराह रास्त उनका वो मुखासमत रही और उन्होंने बड़ा रजिस्ट भी किया, वो अबसार आलम थे और आपको पता है उनके साथ हुआ भी क्या, और बाज़ जर्नलिस्ट उनके विक्टिम भी रहे। लेकिन अभी तो सारे लोग ऐसे ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो उनके साथ बड़े करीबी थे, उनके साथ खाते पीते थे, मगर अब वो उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह। फैज़ साहब उनके बड़े राब्ते थे पॉलिटिकल भी, और वो राब्ते उनकी रिटायरमेंट। जी, जनरल बाजवा के करीबी ज़राए इस बात की तरदीद करते हैं, बल्कि मुझे बाज़ ज़राए ने बताया है कि फैज़ हमीद साहब की साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा से 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद फरवरी के महीने में सिर्फ एक मुलाकात हुई थी, उसके बाद दोनों का कभी कोई रब्ता नहीं हुआ। ताहम वक्तन फ़वक्तन फैज़ हमीद जो हैं वो कर्टसी मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस जिसे कहते हैं, शायद वो उनको भेजते रहे, लेकिन इनके दरमियान कोई बातचीत कोई लंबी चौड़ी नहीं हुई। एक ही मुलाकात हुई है 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद। मलाइशी के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम 3 रोज़ा दौरे पर भारत में मौजूद हैं। मलाइशी के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम ने कहा है कि उनकी हुकूमत इस्लामी मुबल्लिग़ ज़ाकिर नाइक की हवालगी से मुताल्लिक़ भारतीय दरख्वास्त पर गौर कर सकती है अगर नई दिल्ली उनके खिलाफ सबूत फराहम करता है। वाज़ेह रहे कि मलाइशी के वज़ीर आज़म उन दिनों भारत के दौरे पर हैं और उनकी भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। ख्याल रहे कि 2016 में डॉक्टर नाइक के खिलाफ तहक़ीक़ात का आगाज़ उस वक्त हुआ जब ढाका हमले में मुलव्वस अफराद से मुतालिक ये खबरें गर्दिश करने लगी कि हमला उनमें से चंद ज़ाकिर नाइक से मुतासिर थे, जबकि ज़ाकिर नाइक और उनकी तंजीम के मुतअद्दिद मेंबरान पर मुंबई, महाराष्ट्र, सनदुदरग और केरला में मुकदमात दर्ज हैं। बाद-अज़म मोदी सरकार ने महज खबरों की बुनियाद पर मारूफ इस्लामी स्कॉलर और मुबल्लिग़ ज़ाकिर नाइक की NGO पर मुकम्मल जबकि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल की पाबंदी आयद कर दी। बाद-अज़म डॉक्टर ज़ाकिर नाइक भारत से मलाइशी मुनक़तल हो गए।
इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में एक इंटरएक्टिव सेशन के दौरान मलाइशी के वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने यह भी कहा कि यह मसला दोनों ममालिक को दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने से नहीं रोक सकता। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान भारत की तरफ से यह मसला नहीं उठाया गया। इस्लामी मुबल्लिग को महातीर मोहम्मद की क़यादत में साबिक़ा हुकूमत ने मलाइशी में मुस्तक़िल रहाइश दी थी। इन्होंने कहा कि कुछ बरस कबल यह मसला भारत की तरफ से नहीं बल्कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से उठाया गया, लेकिन मसला यह है कि मैं एक शख्स की बात नहीं कर रहा, मैं इंतहा पसंदी पर मबनी जज्बात की बात कर रहा हूँ। अगर कोई शवाहिद किसी फ़र्द, गिरोह या जमातों से मंसूब हैं तो हमारी हुकूमत किसी भी ख़यालात और सबूत पेश करने का खैर मुक़द्दम करेगी। अनवर इब्राहिम ने कहा कि दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है, इस पर हमारा सख्त मौक़िफ़ है और हम दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत से मामलात पर भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एक मामला हमें मज़ीद ताउन और हमारे दो तरफा ताउन को बढ़ाने से रोकेगा। सिक्योरिटी ज़राए ने बानी PTI के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से मुताल्लिक़ अड्डियाला में मार्कस पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बानी PTI बताने वाले कौन होते हैं कि फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है कि अगर बानी PTI का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें ओपन ही होगा, सारी दुनिया को पता चलेगा कि बानी चेयरमैन क्या करते और करवाते रहे हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जनरल रिटायर्ड फैज़ के ओपन ट्रायल का मुतालबा किया है। पटियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी PTI ने कहा था कि मैं मुतालबा करता हूं जनरल फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए। इन्होंने कहा था कि ओपन ट्रायल में मीडिया को कवरेज की रसाई दी जाए, ओपन ट्रायल से मुल्क का फ़ायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। आज़म हूं, मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाने से पाकिस्तान का इमेज खराब होगा, बानी चेयरमैन PTI। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में करें, क्योंकि जनरल फैज़ और मेरा मामला फ़ौज का अंदरूनी मसला नहीं, मैं साबिक़ वज़ीर आज़म हूँ, मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाने से पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। पटियाला जेल रावलपिंडी में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं मुतालबा करता हूँ जनरल फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए। जनरल फैज़ का मामला नेशनल सिक्योरिटी का मसला नहीं, लोकल मसला है, ओपन ट्रायल से दुनिया के सामने हक़ाइक़ आ जाएंगे। इमरान खान ने कहा कि मुझे मालूम है ये ओपन ट्रायल नहीं, बंद कमरे में फैसला करेंगे, मेरे खिलाफ सारे केसेस कलेप्स हो चुके हैं। जनरल फैज़ से रिटायरमेंट के बाद कोई राबित नहीं और ना कोई ताल्लुक़ रहा, आदमी जब रिटायर्ड हो जाता है वो फारिग हो जाता है। बानी चेयरमैन PTI का मजीद कहना था कि 9 मई की साजिश मेरी गिरफ्तारी से शुरू हुई, पता करें मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर किसने दिया, मुझे मालूम है मुझे गिरफ्तार करने का ऑर्डर किसने दिया। सहाफ़ी ने सवाल किया कि किसने आपकी गिरफ्तारी का ऑर्डर किया, जिस पर साबिक़ वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि जो रेंजर्स को कंट्रोल करता नंबर 1। इस पर सहाफ़ी ने फिर दरियाफ्त किया कि रेंजर्स को जो कंट्रोल करता है उसका नाम बताएं, जिस पर इमरान खान ने कहा कि बादशाह सिपरकुंग, जबकि बानी PTI नाम लेने से कतराते रहे। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि जनरल फैज़ रिटायरमेंट के बाद मुझे क्या फ़ायदा दे सकता था, ये अहमक लोग हैं, कहते हैं जनरल फैज़ ने मुझे कोई फ़ायदा पहुँचाया है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप वफाकी हुकूमत से या फ़ौज से जनरल फैज़ के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रहे हैं, जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि मैं आर्मी चीफ से ओपन ट्रायल का मुतालबा करता हूं, जनरल फैज़ और मेरा मामला फ़ौज का इंटरनल मसला नहीं। इमरान खान ने मजीद कहा कि मैं साबिक़ वज़ीर आज़म हूं, मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाने से पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। जनरल फैज़ रिटायरमेंट के बाद हीरो से ज़ीरो हो गया था, 9 मई साजिश का मरकजी किरदार जनरल फैज़ है तो ओपन ट्रायल किया जाए। मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर मंसूबे का इफ्तिताह कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर मंसूबे का इफ्तिताह कर दी और साथ ही तारीख का सबसे बड़ा सोलर प्रोग्राम भी लाने का ऐलान कर दी, जबकि इन्होंने कहा कि शहरी और देही इलाकों में घर की तामीर के लिए 15 लाख तक कर्ज देंगे। कर्ज 7 साल की आसान किस्तों में बगैर सूद अदा करना होगा, माहाना किस्त 14,000 होगी, हम जल्द घर बनाकर लोगों को देंगे। लाहौर में अपनी छत अपना घर मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि आशियाना हाउसिंग स्कीम का मुझ समेत सबको शिद्दत से इंतजार था। अपनी छत और अपना घर सबसे बड़ी नेमत है, अपनी छत अपना घर के ख्वाब को हकीकत में बदला। इस स्कीम का सबसे ज्यादा इंतजार नवाज शरीफ को था। छत की कमी को लफ्जों में बयान करना मुश्किल है, मैं वो स्कीम शुरू कर रही हूँ जिसका मुझे और सूबे के अवाम को बहुत इंतजार था। इस स्कीम के बारे में मुझसे बहुत सवाल किए जाते थे कि ये कब आ रही है, लोग इंतजार कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब ने बताया कि जिसके पास अपना घर होता है उसको इस नेमत की कदर कम होती है। इस ख्वाहिश की शिद्दत उनके पूछी जिनके पास अपना घर नहीं होता। आपके पास सब नेमत हो लेकिन अपना घर ना हो तो वो कमी महसूस होती है जिसको बयान करना मुश्किल है। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि हम ये स्कीम बनाने में कामयाब हुए, उम्मीद है कि इससे आगे हम जल्दी जल्दी घर बनाकर लोगों को देंगे। नवाज शरीफ को इस स्कीम का सबसे ज्यादा इंतजार था। अपने दौर में इन्होंने हारियों को घर दिए, वो मुझसे कहते थे किसी को रहने के लिए छत दे दो तो इससे बड़े खिदमत कोई नहीं। अगर इस स्कीम में शहरी इलाकों में अगर आवाम के पास 1 से 5 मरले की ज़मीन है और देही इलाके में 1 से 10 मरले की ज़मीन है तो 15 लाख तक हुकूमत पंजाब देगी, जिसको 7 साल की आसान किस्तों में अदा करना है। पहले 3 महीने एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, फिर हर महीने 15 लाख की किस्त पर 14,000 रुपये माहाना अदा करने होंगे।
इन्होंने बताया कि अवाम को मुश्किलात का सामना है और मुझे इसका एहसास है। अगले 2 माह मुश्किल हैं, इसलिए हम बिजली के बिलों में रिलीफ दे रहे हैं और फिर तारीख का सबसे बड़ा सोलर प्रोग्राम भी लेकर आ रहे हैं। तो जिनके पास ज़मीन है और छत नहीं है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस कर्जे में बिल्कुल भी सूद शामिल नहीं है। इसमें कोई सर्विस चार्ज नहीं, कोई टैक्स, कोई खुफिया चार्जेस नहीं हैं। मैंने बैंक को भी इसमें इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि इसके अपने लवाजमात होते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने बताया कि इस स्कीम के लिए एक नंबर भी दिया है। लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और 0800009100 पर कॉल करके भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। डीसी ऑफिस से भी मालूमात ले सकते हैं। मरियम नवाज का ये भी कहना था कि हमने कोशिश की कि अगर अपना घर नहीं है और किराया अदा करते हैं तो इस किराए से कम इस स्कीम की किस्त रखूं। अपना घर अपनी छत की दूसरी स्कीम है, उसको हम शुरू में 5-6 अजला में शुरू कर रहे हैं। इन्होंने मजीद बताया कि लोग सारी जिंदगी मेहनत करते हैं घर बनाने के लिए। ये स्कीम इस ख्वाहिश को मद्देनजर रख के बनाई गई है। मेरा इरादा है कि इसको हम पंजाब के हर कोने तक ले जाए। 5 सालों में पंजाब हर चीज़ में ले रहा है। लोगों की दौड़ लग गई है पंजाब को देख के। मैं रोज़ 16 घंटे रोज़ काम करती हूँ और उसी वजह से सभी स्कीम्स को लॉन्च करने का वक्त आ गया है। उनका कहना था कि घर के लिए दरखास्त देने का तरीकाकार आसान बनाया गया है। पंजाब के अवाम को 45 से 50 अरब रुपए का रिलीफ दे रहे हैं। तारीख की सबसे बड़ी सोलर स्कीम भी लेकर आ रहे हैं।